बेलापुर गांव में पूनम नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम अनु था। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर दी थी। पूनम दूसरों के घर में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हारी पूनम शाम को सड़क किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती। राखी ले लो, राखी। अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती है। पूरे दिन में मुश्किल से पूनम की 2-3 राखी बिक पाती थी। एक रोज पूनम अनु से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार के साथ खा लेना। ठीक है माँ। पूनम काम पर चली जाती है। अनु दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी मदद कर दूं। अनु भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहाँ से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अनु को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली का नोट इस लड़की को देकर इससे सारी राखियाँ खरीद लेता हूँ। कम उम्र की है, असली नकली नोट की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अनु के पास जाता है और कहता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितनी रखी है? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अनु खुशी खुशी वो सभी राखियां उसे दे देती हैं और वो लड़का नकली 500-500 के 2 नोट उसे पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अनु घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, आज कोई भला इंसान आया था और हमारी सारी राखियां खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? ओह, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अनु को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थी, लेकिन बेचारी अनु का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहाँ पहुंचकर पूनम अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अनु अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अनु उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। मैं जानता हूँ ये सब तेरी चाल है, अमीर लड़कों को भाई बनाकर उनसे पैसे ऐंठने की। ये सुनकर अनु रोने लगती है। तभी पूनम और मालकिन भी वहाँ आ जाती हैं और वो उनकी सब बातें सुन लेती है। सोनू, ये क्या तरीका है बात करने का? और अनु जो कह रही है क्या वो सच है? माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, न कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनु से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये ले, मेरी कलाई पर राखी बांध। अब से तू भी मेरे लिए प्रिया की तरह ही मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसको ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन शगुन के तौर पर अनु को 5000 रुपए देती है। ये सब देख अनु और पूनम बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अनु बहुत खुश थी। उसे एक भाई जो मिल गया था। कासगंज का बस स्टैंड, जहाँ पर रोजाना बसों और सवारियों की भीड़ रहती थी, पर लॉकडाउन की वजह से बसों का आना जाना बंद हो गया, इसलिए लोगों की भीड़ भी खत्म हो गई। बस स्टैंड पर छोटे छोटे खोखे, दुकान वाले और भीख मांगने वालों ने बस स्टैंड को ही रुकने की जगह बना ली थी। सब बहुत परेशान थे। ऐसी ही परेशानी एक औरत को हो रही थी जो फटे हाल कपड़ों में 2 दिन से भूखी थी। उसका छोटा बच्चा लगातार भूख से रो रहा था।
वो एक किनारे पर बैठी आते जाते लोगों से खाने के लिए पैसों की भीख मांग रही थी। कोई कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई तो दया करो। तभी एक महिला उसकी झोली में 2 रुपए डाल जाती है। औरत सोचती है, ये कैसे लोग हैं आजकल के जो किसी की मदद करने से पीछे हटते हैं। 2 रुपए में आजकल क्या आता है। भीख मांगने वाली इस औरत का नाम मधु है। मधु एक बहुत ही बड़े खानदान की बेटी है। माता पिता के चले जाने के बाद भैया भाभी ने मधु को कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जमीन जायदाद, खुला पैसा, नौकर चाकर, शानो शौकत, सारी सुख सुविधाएं मधु के लिए मौजूद रहती थी। मधु जिस चीज पर हाथ रख दे उसके भैया उसे दिलाकर ही मानते थे। रजत नाम का एक लड़का मधु को चाहता था, इसलिए मधु के आगे पीछे घूमकर बड़ी बड़ी बातें करके वो मधु को प्यार के जाल में फंसाने लगा। मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मधु जब रजत के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही होती है, लाल बत्ती पर रजत अपनी मोटरसाइकिल रोकता है। तभी बराबर में मधु के भाई सौरभ की गाड़ी आकर रुकती है। सौरभ मधु को रजत के साथ देख लेता है। शाम को मधु जब घर आती है। मधु, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज तो 4 बजे ही खत्म हो जाता है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। इतनी देर कहाँ थी? वो भैया, मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलना सीख गई हो। अरे, आप भी शुरू हो गए। चली गई होगी सहेली के घर। मधु, चलो खाना खा लो। उस वक्त सौरभ चुप हो जाता है। अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाता है। वो देखता है, अरे, ये तो वही लड़का है जो कल मधु के साथ था। ये किससे लड़ाई कर रहा है? अरे दे दूंगा ना यार, भाग नहीं रहा हूँ यार। तेरी मोटरसाइकिल और तेरे पैसे दे दूंगा यार मैं। हाँ यार। अरे यार, एक बहुत मोटी आसामी हाथ लगी है। बस कुछ दिनों में माला माल हो जाऊंगा। ऐसा क्या हाथ मार लिया तूने, हैं? अरे एक अमीर घर की लड़की को फंसाया है। बस एक बार बात बन जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। ये क्या? मेरी बहन मधु की जिंदगी इस लड़के से शादी करके बर्बाद हो जाएगी। मुझे मधु को समझाना होगा। सौरभ मधु को समझाता है पर वो सौरभ की एक बात नहीं मानती। मधु, वो लड़का रजत तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैं रजत को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मधु जानती थी कि सौरभ इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। वो उस लड़के रजत के झांसे में आ जाती है और एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप अपने गहने कपड़े पैसे लेकर रजत के साथ भाग जाती है और दूसरे शहर पहुंचकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मधु को रजत की सच्चाई पता चलती है कि उसने पैसों के लिए मधु को फंसाया था। मधु के पास 2 बच्चे छोड़कर और मधु की जिंदगी खराब कर रजत उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? भगवान, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? मधु दोनों बच्चों की भूख मिटाने के लिए दर दर भीख मांगने लगती है और भीख मांगते हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। एक कोने में रोजाना गोदी में बच्चे को लेकर वो भीख मांगती है। बच्चे के रोने की आवाज से उसकी याद वापस टूट जाती है। कोई तो पैसे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। रो मत मुन्ना, अभी घर चलेंगे। एक व्यक्ति मधु को बस स्टैंड पर भीख मांगते देख लेता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मधु बिटिया है, अपने सौरभ की बहन। पर ये इस हालत में? हे भगवान, मुझे सौरभ को ये बात बतानी होगी। वो व्यक्ति सौरभ को फोन पर सारी बात बताता है। ये सुनकर सौरभ के होश उड़ जाते हैं। वो उसी समय बस पकड़कर वहाँ पहुँचता है। वो मधु के हाथ में 100 रुपए देकर आगे जाकर छुपकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। मधु मेरी बहन, ये किस हाल में है? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे 100 रुपए, आज तो तुम्हारे लिए दूध और मोनू के लिए खूब सारा खाना खरीदूंगी। मधु 100 रुपए देखकर खुश हो जाती है। जब वो खाना लेकर घर जाने लगती है, सौरभ भी मधु के पीछे पीछे जाने लगता है। मधु घास फूस से बने एक कच्चे घर के अंदर जाती है। अरे माँ, खाना लाई हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोनू खाना खाने बैठ जाता है। मधु ये देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम्हें भी मेरे साथ ये गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। ना मैं उस वक्त रजत की बातों में आती, ना मेरे ऐसे दिन होते। भैया, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा।
मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे प्यारे भैया, मरने से पहले एक बार आपकी कलाई में राखी बांध देती। मधु एक रुमाल में बंधी कुछ राखियां निकालकर हाथ में लेती है। भैया, ये राखियां मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई हैं। काश मैं आपको बांध सकती। तो किसने मना किया बहन? बांध मेरी कलाई पर राखी। देख, तेरा भैया आया है। भैया, भैया आप आ गए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मधु भाई को राखी बांधते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। मधु रोते हुए बेहोश हो जाती है। सौरभ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सौरभ से कहता है, मिस्टर सौरभ, इनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ दिन हमें अपनी निगरानी में रखना होगा। सौरभ सुनैना को फोन करके रोते हुए सारी बात बताता है। सुनैना भी रोने लगती है। कुछ दिनों तक मधु हॉस्पिटल में ही रहती है। सौरभ दोनों बच्चों की देखभाल करता है। एक दिन सुनैना के पास रजत का फोन आता है। सुनैना भाभी, मैं रजत बोल रहा हूँ। मधु आपके घर पर ही है ना? सुनैना रजत को सारी बात बताती है। रजत ये सब सुनकर हॉस्पिटल जाता है। सौरभ उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। रजत, तुम यहाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूं, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। मधु मधु, मुझे एक बार तुम्हें सारी सच्चाई बतानी है। भैया, इन्हें बोलने तो क्या बोलना चाहते हैं। मधु, तुम्हें छोड़कर जब मैं रुपए और जेवर लेकर अपने दोस्त रवि के पास पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे गुंडों से बुरी तरह पिटवाकर सारे जेवर और पैसे लेकर मुझे सड़क पर फेंक दिया और भाग गया। मुझे सिर में बहुत चोटें आईं। कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं कई दिनों तक बेहोश रहा। फिर जब वापस घर गया तो देखा तुम वहां नहीं थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तुम्हें बहुत ढूंढा। आज सुनैना भाभी को फोन किया तो ये सब पता चला। मुझे माफ कर दो मधु, मेरी गलती बहुत बड़ी है। फिर भी मैं चाहता हूँ मुझे एक मौका दे दो सुधरने का। मधु रजत की बातें सुनकर रोने लगती है। बहन की खुशी की खातिर सौरभ भी रजत को माफ कर देता है। मधु को छुट्टी मिल जाती है। वो सौरभ, रजत और बच्चों के साथ सौरभ के घर आ जाती है। सुनैना भी मधु की हालत में सुधार देख खुश हो जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रजत भी अब काम पर जाने लगा था। मधु और बच्चों को खुश देखकर सौरभ के दिल को तसल्ली मिल जाती है। आखिर एक गरीब मजबूर बहन की भूख अब भूख नहीं रह गई थी। एक भाई के प्यार से बहन का पेट भर चुका था।